टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, उम्मीद करता हूं कि जो बजट पेश किया गया उसके जो भी फाइन प्रिंट्स है, हमारे दर्शकों के लिए जो भी जरूरत है उसको आपने बारीकी से देख लिया होगा। जी जी लक्ष्मण, बिल्कुल। देखिए, आम टैक्स पेयर के लिए तो कुछ खास नहीं आया, लेकिन हम लोगों के लिए और सीए स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 284 पेजेस का फाइनेंस बिल है और साथ ही मेमोरेंडम भी है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आम टैक्स पेयर के लिए आज सच कुछ खास नहीं है। लेकिन यह है कि आप लोग सीए की पढ़ाई में पढ़ती हैं, सीए बनने के बाद भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। खैर, जो भी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो फाइन प्रिंट्स उसकी चर्चा करेंगे इस शो में। इसलिए आपको बताऊंगा सबसे पहले कि अगले आधे घंटे में टैक्स के कौन कौन से पहलुओं पर हमारी होगी नजर। अगर आप शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग से करते हैं मोटी कमाई तो कितना देना होगा टैक्स। राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिली पेंशन स्कीम में राहत, कैसे कम कर सकते हैं टैक्स की देनदारी। और अगर जीएसटी नोटिस से लगता है डर तो हम बताएंगे बेफिक्र रहने का तरीका। सबसे पहले बता दूं कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था उसमें वित्त मंत्री ने कई सारे ऐलान किए, लेकिन उसमें से एक ऐलान काफी अहम था जिसका लेना देना राज्य सरकार के कर्मचारियों से है। दरअसल वित्त मंत्री ने यह कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशन स्कीम में 14% तक निवेश करने की छूट दी जाएगी, जो कि टैक्स डिडक्शन की लिमिट के दायरे में रहेगी। इसके क्या है मायने और राज्य सरकार के कर्मचारियों को किस तरह से फायदा होगा, मैं बताऊं इससे अच्छा है गौरी खुद बताएं। गौरी, बताइए इस ऐलान का क्या मतलब समझा जाए। देखिए लक्ष्मण, अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका 14% तक का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस पे, वो टैक्स एग्जेम्प्ट हुआ करता था। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो ये 10% तक एग्जेम्प्ट होता था। तो यहाँ पे पैरिटी नहीं थी, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एट पार लाने के लिए उनका भी जो कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, उसको 10% से बढ़ा के 14% कर दिया गया है। यानी कि अगर अब वो 14% तक कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, वो जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। इससे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और उनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो पाएगा। तो एक अच्छा कदम है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और मुझे लगता है ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि है तो आखिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये फैसला अहम है, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी अब पेंशन स्कीम में ज़्यादा पैसा लगा पाएंगे, इस लालच में ही सही कि टैक्स की देनदारी हमारी कम हो जाएगी, जो रिटायरमेंट के बाद ये काफ़ी काम आते हैं ये पैसे। तो ये अच्छा कदम। लेकिन इसमें एक और चीज़, केंद्र सरकार को कर दिया, राज्य सरकार के कर्मचारियों को कर दिया, और निजी कर्मचारियों क्या है मामला, उसमें कोई बदलाव नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका अभी भी 10% ही है, उस पर कोई चेंज किया नहीं गया है। और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कुछ समय तक इसमें बदलाव होगा भी। अगर करना होता तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ प्राइवेट को भी कर दिया होता इंक्लूड। नहीं किया है, इसका मतलब जानबूझ के प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को इसके बाहर रखा गया है, उनका अभी भी 10% ही है। ओह, इसका मतलब हम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है तो जब कर्मचारी तो कर्मचारी होते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हो या फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो, नौकरी तो हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि सोशल सिक्योरिटी मिले और पेंशन में ज़्यादा पैसा लगाएं तो हमें उसका फायदा मिले। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले लक्ष्मण, लेकिन कहाँ ऐसा जाता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको थोड़े से बेनिफिट्स एम्प्लॉयर शायद दे देता है, इस वजह से उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए इतना नहीं सोचते और उनकी सैलरीज भी शायद थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है। हालांकि ऐसा है नहीं, बट ऐसा माना जाता है। तो शायद ये इसी धारणा की वजह से ये छूट ना दे रही हो, लेकिन ये धारणा का सच्चाई जब पता चलेगा तो हो सकता है कि सरकार फिर से सुने और आने वाले दिनों में शायद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह, राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ये राहत दे। लेकिन फिलहाल ये निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी अगर आप हैं तो खुश हो जाइए, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है और आप चाहें तो ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं पेंशन स्कीम में और 14% तक डालेंगे तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला फोन हमारे पास आया पुणे से, सतीश मराठे साहब का। सतीश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते लक्ष्मण जी, और नमस्ते गौरी नमस्ते जी को भी मेरा प्रणाम। आप लोग सीनियर सिटीजन और टैक्स पेयर की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।
एक से एक हमें अच्छी आपसे ये मिल रही है। अच्छा, तो मेरा सवाल ऐसा है कि मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ और ये जब से कोरोना चालू हुआ है ना, तो मेरे को थोड़ा सा एक टाइप की बीमारी लग गई है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की। ओहो। तो मेरा ये सवाल है कि इसमें क्या होता है, टाइम पासिंग तो अच्छा हो जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे 2-3 लाख का टर्नओवर एक दिन हुआ और प्रॉफिट 0 या लॉस भी होता है कभी कभी। तो मेरा सवाल ये है कि ये इंट्राडे का टर्नओवर कैसा कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा ये कि 6% का इसमें कुछ भी ये है, रूल है, तो वो क्या है? अब ये टाइम पासिंग कहीं हमको महंगा नहीं पड़ना चाहिए ना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टर्नओवर होता है इंट्राडे के लिए, वो बेसिकली आपका कैलकुलेट होता है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखा जाता है, जिसमें अगर आपने जैसे 100 रुपए का ट्रेड खरीदा, 120 में बेचा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वहीं आपने 120 का खरीद के 100 का बेचा तो 20 रुपए का लॉस हुआ, तो टोटल 20 प्लस 20 किया जाएगा और 40 माना जाएगा। लेकिन ये जो टर्नओवर होता है, ये आपका माना जाता है देखने के लिए कि आपको ऑडिट कराना है या नहीं। ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। मेरा मानना ये है कि ये टर्नओवर सिर्फ ऑडिट देखने के लिए है, और जो एक्चुअल टर्नओवर है, जो आप बिजनेस में अपनी रिटर्न में दिखाएंगे, वो जो एक्चुअल आपकी सेल होती है, आप उसको टर्नओवर मानेंगे। अब आपने बात पूछी कि ये 6% का क्या मतलब है, तो देखिए 6% होता है प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाती है, जिसमें क्योंकि आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सारी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको ये बोल दिया गया है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करें और 6% पे अपना प्रॉफिट दिखा दें और उस पर आप टैक्स चुका दें। अब आपको देखना ये है कि अगर तो आपको एक्चुअल में लॉस हो रहा है और या आपको 6% से कम का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप इस 6% पे प्रिजम्पटिव में दिखाएंगे तो आपका नुकसान है। लेकिन अगर ये आपका लॉस बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मेरे हिसाब से 6% पे दिखाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में भी बहुत इशू होगा, और उसमें आप जिससे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराएंगे उनकी कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, आपको बहुत एफर्ट भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वे करना पड़ेगा क्या बेटर है, 6% पे दिखाना या एक्चुअल दिखाना। एक्चुअल दिखाएंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी, 6% पे दिखाएंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी होगी। और हाँ, जो मैंने आपको कैलकुलेशन की बताई, फॉर्मूला बताया, उसके बेसिस पे देखिए कि आपको ऑडिट कराना है कि नहीं। इसमें एक बात जो आपने सबसे शुरू में कहा गौरी, कि मान लिया आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की, उसमें मान लिया 2000 रुपए का फायदा हो गया किसी